हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं विजय सूत्रा के इस नायाब से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हमारा लक्ष्य होता है कि जो भी हम यहां पे आपको करवाएं उससे आपका फायदा हो, और जब भी आप अपने एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लक्ष्य से आप उस पेपर को दे रहे हो और आपका क्लियर हो। हमारा उद्देश्य यही होता है। मेरा यहाँ पे मानना है साथियों कि जो एमसीक्यूज होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं, बहुत सारा ऐसा ज्ञान है इस दुनिया में जो हमें ग्रास्प करना मुमकिन नहीं है यार। हम सब कुछ तो नहीं जान सकते, इंसान है, ठीक है। और सब कुछ जानना भी अपने ऊपर एक बहुत बड़ा नाइंसाफी है। इसीलिए उद्देश्य यही रखना है कि भाई जितना लिमिटेड नॉलेज से हम जितना मैक्सिमम यूज कर सकें और एग्जाम को क्लियर कर सकें, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, वही हमारा उद्देश्य है। इन सेशंस के माध्यम से हम वही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साथियों आपने अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उससे आपको एक क्लियर कट अंदाजा आ चुका होगा अभी तक कि कुछ सवाल जो एग्जामिनेशन बनाती है, और ये जो भी मैंने सवाल बनाए हैं यहाँ पे, ये सब पीवाईक्यूज के संबंधित में ही है। आप एसएससी के प्रीलिम्स के पेपर उठा लीजिए, रेलवेज के उठा लीजिए, कोई दूसरे वनडे एग्जामिनेशन के पेपर उठा लीजिए, आपको सवाल जो है समान रूप में ही दिखने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से सवाल बनाए हैं। क्योंकि उद्देश्य क्या है, एग्जामिनर का माइंडसेट समझना, और उसी उद्देश्य से सवाल को बनाए गए। अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, बहुत सारे सवाल जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे, उन सवालों के उत्तर आपको पता नहीं होंगे, तो उस टाइम पे क्या करें, छोड़ दे क्या उन सवालों को? बिल्कुल नहीं, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है। अगर उसमें लॉजिक से तुम कर सको तो वो भी करो, ये मेरा मानना है। क्योंकि बूंद बूंद से बनता है सागर, और यही पॉइंट पॉइंट मार्क से आपका नाम फाइनल रिजल्ट में आएगा। वही उद्देश्य से हमें यहाँ पे करना है। और इन सवालों के अंदर अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उन सेशंस के माध्यम से आपको यही चीज पता चला रहेगा कि कुछ सवाल ऐसे बनाए जाते हैं जो अपने को पता नहीं है, बट फिर भी हम उसे लॉजिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास जरूर करते हैं। हम हार नहीं मानते हैं। तो उसी उद्देश्य से आज का भी ये सेशन को स्टार्ट करेंगे कि हम अपना माइंडसेट लगाएं, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझें। तो सबसे पहला अगर यहाँ पर हम देखें, जो सबसे पहला आपका सवाल बनता है यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या करना है, साथ साथ में आप जो है सवाल देख लें, वहां पर कमेंट करके आप आंसर बताएं, ठीक है। ये चीज आप करें, ताकि इससे क्या होगा कि आपका लाइव मॉक टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। ये लाइव मॉक टेस्ट जैसे ही आप इसको कंसिडर करिए। इसको बस ज्ञान के लिए मत लीजिए, बट प्रैक्टिस सेशन के जैसे भी लीजिए। आप क्या करें, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप उसे जो जो सवाल है आप उसे सॉल्व करें, अपना जो ऑप्शन है उसे कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। एंड एंड में आप देखें कि कितने ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, मतलब क्या आप सही दिशा में हो क्या। यही उद्देश्य से अपने को इसको करना है। तो सबसे पहला होता है कि भाई द असम लेजिस्लेटिव असेंबली पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026, मेकिंग इट अ हिस्टोरिकल माइलस्टोन। Which of the following correctly describes this development? It is the first state in India, first in Northeast to pass the UCC, second state in India, first in Northeast to pass UCC, first Northeast state and third state in India to pass UCC, and first state in India to introduce UCC in marriage laws only. अब यहाँ पे देखिए, यूसीसी जो है, आप अगर देखोगे तो ये भारत के जो संविधान है उसका कलम 44 के तहत, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की कलम 44, आर्टिकल 44 के तहत बताया जाता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि जो भी जितने भी धर्म है भारत के अंदर, उसके जो भी खानगी या अंगत या पर्सनल लॉज रहेंगे वो सब साइड में होंगे, और देश भर के लिए जितने भी पर्सनल या मैरिज के मसले वगैरह जो भी हैं उसके ऊपर देश का कानून, सबका समान कानून रहेगा। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं। देखो मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि अगर कोई भी चीज एक्सट्रीम रहेगा, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट के अगर सवाल बन रहे हैं आपके और अगर उसके अंदर कोई भी पॉइंट एक्सट्रीम रहेगा तो वो जनरली नहीं होता है। इट इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू इंट्रोड्यूस यूसीसी इन मैरिज लॉज ओनली। ओनली मतलब कि भाई यूसीसी सिर्फ और सिर्फ मैरिज के कानून की बात कर रहा है, उसके अलावा कोई कानून की बात नहीं कर रहा है, तो नहीं होगा ना यार। यूसीसी बहुत बड़ा मसला है, तो ये सिर्फ इसी के तहत नहीं होगा, तो इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, कि भाई आज क्या 2026 में असम पहला ऐसा देश रहेगा क्या? भारत के 75 वर्ष हो चुके हैं, उससे ज्यादा वर्ष हो चुके हैं आजादी के, तो क्या असम पहला स्टेट रहेगा पूरे भारत में?
जो यूसीसी लाएगा, लॉजिकली सोचेंगे ना, नहीं यार इसके पहले भी कोई और स्टेट लाया होगा ना। और असम के अंदर पहले से थोड़ी बहुत अनरेस्ट थी, वहां पे डिस्टेबलाइज्ड रीजन था वो, तो ये सब चीजें तो वो करेंगे नहीं ना, तो इसके लिए ये भी चीज नहीं होगा। सेकेंड स्टेट इन इंडिया एंड फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। अब बच जाते हैं दो ऑप्शन, अब इन्हीं में से आपको चुनना है, जब भी आप इधर तक पहुंच जाए उसको सॉल्व कर ही लेना है, ठीक है। तो इसका उत्तर है कि भाई ये जो फर्स्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का एंड थर्ड स्टेट है पूरे भारत का, उसको अपने कहते हैं असम, ठीक है। तो असम जो है इट बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड थर्ड स्टेट इन इंडिया टू एनैक्ट यूसीसी लेजिस्लेशन। अब ये यूसीसी जो है ये क्या क्या चीज कवर करता है, ये याद रखना, आपने एग्जाम में पूछेगा। मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, लिव इन रिलेशनशिप्स वाइल प्रोहिबिटिंग पॉलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज। ये याद रखना, कोई भी भारत का कानून या कोई भी पर्सनल लॉज चाइल्ड मैरिज को प्रमोट नहीं करते हैं, वो एक चीज याद रखना है आपने, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना कि भाई शेड्यूल्ड ट्राइब्स कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस रिचुअल्स यूसीसी के अंडर नहीं आएंगे, ये चीज याद रखना है आपने, ठीक है। अब अगला जो सवाल है दैट इज सिक्किम रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फिफ्थ सॉरी Sikkim recently became India's fifth fully literate state under which government initiative? Nav Bharat Prayas Mission, Ullas, Understanding of Lifelong Learning for All in Society, प्रधानमंत्री साक्षरता अभियान या डिजिटल इंडिया लिटरेसी मिशन। ये चीज आपको याद रखनी है कि भाई सिक्किम जो है पांचवा ऐसा स्टेट बन चुका है, मतलब इसके पहले भी 4 ऐसे स्टेट्स थे जो फुल लिटरेसी के तहत गए। अब यहां पर ये चीज समझना, ठीक है, कि फुल्ली लिटरेट स्टेट मतलब ये नहीं है कि भाई वहां पे जो आबादी है उसके पास 100% का लिटरेसी रेट है। देखिए सबसे ज्यादा लिटरेसी जो है ना भारत के अंदर बहुत सारे राज्यों में होता है। भारत का आज के टाइम पीरियड पे लेटेस्ट लेवल पे डेटा देखें तो 84% का, ठीक है, मेल्स का लिटरेसी है एंड फीमेल्स का कम होता है। तो नियर अबाउट इधर ही अपना लिटरेसी रेट घूमते फिरते रहता है। लेकिन कुछ स्टेट्स का जो है ना लिटरेसी रेट 95% से भी ऊपर होता है, तो उसी को अपने कहते हैं फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो फुल्ली लिटरेट स्टेट मतलब 100% लिटरेसी है, मतलब हर एक व्यक्ति वहां का लिटरेट है, साक्षर है, वो नहीं होता है। 95% के अगर ऊपर आपका लिटरेसी रेट जा रहा है तो दैट मीन्स यू आर फुल्ली लिटरेट, ठीक है। मतलब क्योंकि एक्सट्रीम हो जाएगा ना, 100 के 100 भाई, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इलिटरेट है वहां पे, उसको अपने नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो। तो ये चीज समझना। तो यहाँ पर सिक्किम जो है पांचवा ऐसा स्टेट बना, और ये किसके तहत बना, उल्लास के तहत यहाँ पे वो लिटरेट स्टेट बना। तो सिक्किम जो है फिफ्थ लिटरेट स्टेट है, ये याद रखना, उल्लास इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसको ये द अचीवमेंट वाज इंप्लीमेंटेड अंडर द नव भारत साक्षरता कार्यक्रम विच इज अलाइंड अंडर नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020, ठीक है। सिक्किम के अलावा मिजोरम है, गोवा है, त्रिपुरा है और हिमाचल प्रदेश है जिन्होंने फुल लिटरेसी को हासिल किया हुआ है। एग्जाम में सवाल बनेगा साथियों, इसके ऊपर ध्यान देना। तीसरा जो होता है मेजर अभिलाषा बारक was honored with the 2025 United Nations Military Gender Advocate of the Year award. She served in which United Nations mission? ये फैक्ट है, ठीक है। ये रिसेंट लेवल पे अगर आपने पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा, अदरवाइज नहीं पता रहेगा। सो ऐसे सवालों को अगर आपको नहीं आए तो छोड़ देना है, तुक्काबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करके आप यहीं पे बता दीजिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा तुक्काबाजी नहीं करना है। तो इसका जो आंसर है इट इज गोइंग टू बी लेबनान, ठीक है। इसका आंसर है यूनिफिल लेबनान, ठीक है। तो मेजर अभिलाषा बारक सर्व्ड विद द यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन द लेबनान। ये याद रखना फुल फॉर्म, आपसे फुल फॉर्म पूछ लेंगे। अनफिल का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान एज अ कमांडर ऑफ द फीमेल एंगेजमेंट टीम। She worked closely with women and girls in conflict affected communities, promoting inclusive peace building. She became India's third recipient of this prestigious UN अवार्ड। ये याद रखना, ये जो अनफिल का अवार्ड था ये भी यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड था। अब यहाँ पे वंस अगेन ये फैक्चुअल है, ठीक है। तो ये चीज देखना, भारतीय भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप म्यूनिक 2026 में विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने ये उपलब्धि किस स्पर्धा में हासिल की और उनकी रिकॉर्ड स्कोर क्या थी? क्या वो 10 मीटर एयर पिस्टल 245 अंक उनको मिले, या 25 मीटर पिस्टल महिला 43 अंक उनको मिले, या 50 मीटर राइफल
में उनको 469 अंक मिले, या यहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल में उनको 252 अंक मिले। अब यहाँ पर देखिए, जो कभी कभार है ना, आपको किसके ऊपर जाना पड़ता है, कभी कभार आपको ऑड मैन आउट पे भी जाना पड़ता है। मतलब आप सवाल के एसेंस को समझना हमेशा, मतलब यहाँ पे देखो फैक्ट पता होना चाहिए था, फैक्ट तो पता होना ही चाहिए था, और ये रिसेंट न्यूज में था, ठीक है। लेकिन अगर अपने को नहीं पता है और अगर अपने को करना है, मैं यहाँ पे आपको तुक्काबाजी नहीं करवाऊंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आप अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको सब चीज नहीं पता होगी, बट यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना है तो आप वहां पे खुद सोचें कि 10 मीटर एयर पिस्टल पे उनको इतना मिला, 25 मीटर 25 मीटर पिस्टल पे उनको इतना मिला, 50 मीटर राइफल एंड 10 मीटर राइफल। तो यहाँ पर ऑड मैन आउट के तहत आप 43 पॉइंट्स पे है, ठीक है। मतलब इसका उत्तर ये है, ठीक है। विल नॉट गो, ट्रिक्स नहीं देखते हैं, एक काम करते हैं ट्रिक्स जाने देते हैं, यहाँ पे शेयर नॉलेज पे ही रखते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लोग बिल्ड हो जाओगे वैसे अपने आगे वाले सेशंस के अंदर थोड़ा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या रहेगा, 25 मीटर पिस्टल 43 पॉइंट्स, ये चीज इन्होंने करा। अब ये चीज एक बार आप पॉज करके आप इस चीज को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एक फैक्ट है जिसको आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, और ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की बात मैं अभी कर रहा हूँ। विद स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद गूगल इन मई 2026, ठीक है। विद स्टेट पार्टनर्ड विद गूगल इन मई 2026 टू डेवलप एन एआई पावर्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क एंड एन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो गुजरात है, या क्या वो महाराष्ट्र है? इन सब में से कौन सा है वो? तो यहाँ पर आप खुद सोचिए, ठीक है। यहाँ पर आप खुद सोचिए कि इसका उत्तर जो रहेगा, इसका उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा। अब इसमें आप जनरली सोचोगे कि जो एआई की अपने बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो एडवांस स्टेट रहेगा शायद वही इसके अंदर करेगा। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों का दिमाग ऐसे चलेगा कि भाई इन सब में सबसे एडवांस स्टेट कौन सा लग रहा है, क्या वो शायद गुजरात हो सकता है या शायद महाराष्ट्र हो सकता है। तो इन्हीं में से दो में से कोई तो भी लोग चुनेंगे, लेकिन हमेशा वो चीज पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये फैक्ट था, ये पता होना चाहिए था। तो द स्टेट इज गोइंग टू बी मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश के साथ ये पार्टनर हुआ है गूगल फॉर एआई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर यही है कि द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पार्टनर्ड विद गूगल ऑन May 20, 2026 to establish an AI powered governance ecosystem and an AI center of excellence। एग्जामिनेशन में पूछेगा कि भाई ये रीसेंट इनिशिएटिव कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। अब ये इनिशिएटिव से क्या होगा कि स्टेट भर में जो भी राज्य की सेवाएं रहेंगी उसके ऊपर थोड़ा बहुत देखरेख किया जाएगा, ताकि सही एंड इफेक्टिव काम किया जा सके। तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगले पे जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने श्रम मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया टू प्रोवाइड डिजिटल एम्प्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स इन मई 2026? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या वो पंजाब है, क्या वो हरियाणा है, क्या वो राजस्थान है, या क्या वो यूपी है? तो श्रम मित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है किसने? हरियाणा ने, ठीक है। और ये श्रम मित्र, अब नाम से ही जाइए, श्रम मित्र मतलब क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो लेबर, भाई जिसके पास काम नहीं है उसको इस एप्लीकेशन पे वो रजिस्टर करेंगे तो उनको काम वगैरह मिलेगा, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो है कनेक्ट करेगा किसको? वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स को, ताकि जिस जिसको काम की आवश्यकता है और जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनको लेबर की आवश्यकता है वो लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसको अलग अलग भाषाओं में सपोर्ट किया गया है इस एप्लीकेशन को, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेजेस। एंड इसके अंदर डेटा लगभग 75,000 वर्कर का ऑलरेडी आ चुका है, एंड 135 लेबर चौकियों का भी यहाँ पे आ चुका है। अब लेबर मतलब सिर्फ वो मजदूर नहीं, मजदूर अलग अलग प्रकार के, ठीक है। कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, वेल्डर, ये सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अगला जो रहेगा कि भाई कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने पीएम जो विश्वकर्मा स्कीम है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, उसके तहत उसके तहत अपना इनिशिएशन रोल आउट किया हुआ है। तो इसमें से इसका उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहला है कि भाई क्या वो उड़ीसा है, या क्या वो बिहार है, क्या वो असम है, या क्या वो वेस्ट बंगाल है? तो कौन सा मई 2026 में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के कार्यान्वयन की शुरुआत किस राज्य ने करी?
तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा क्या, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल ने पीएम विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत करी अपने स्टेट के अंदर। अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम है क्या एक्चुअल में? सो ये स्कीम का मेन मकसद होता है कि भाई वो ट्रेडिशनल आर्टिसंस और जो क्राफ्ट्समैन होते हैं उनको सपोर्ट करेगा ताकि उनका स्किल बढ़े, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, मॉडर्न टूल्स देगा और जो भी वो लोग चीजें बनाएंगे उसको मार्केट में उनको बेचने में मदद करेगा। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम ये होता है, ये याद रखना। ठीक है, मतलब अगर आप कोई राज्य के हैं और आपके राज्य के अंदर ट्रेडिशनल लेवल पे अगर कोई चीज चलते आ रही है जो शायद आधुनिकपन की वजह से उसका समापन होते जा रहा है, लेकिन ये स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, जो ये लोग ट्रेडिशनल लेवल पे कुछ पॉटरी बना रहे हैं या कुछ तरीके का ब्रास बना रहे हैं या कोई तरीके का मेटल वेयर बना रहे हैं, तो ये स्कीम के तहत ऐसे लोगों को समर्थन किया जाता है ताकि ये लोग अब और ज्यादा रचनात्मक हो, क्रिएटिव हो, कोई मटेरियल बनाए और उस मटेरियल को बेचने में भी मदद किया जाता है। तो बेसिकली जो ट्रेडिशनल तरीके हैं ना उसको प्रिजर्व करने का स्कीम है ये पर्टिकुलर चीज। अगला जो रहेगा, तो विच स्टेट लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट dedicated support center for pediatric bone marrow transplant patients in May 2026। मतलब देखिए, मैं ये सवाल इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपका परीक्षा एक आध 2 महीने में, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सबसे पहला ऐसा कौन सा है, जो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने ये चीज करा हुआ है। तो इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी कर्नाटका। ठीक है, अब ये चीज आपको क्या करनी है, पॉज करके वहीं पे जैसे ही आप सवाल देखें तो मेरे एक्सप्लेनेशन के पहले आप क्या करें, पॉज कर लें। अब आपको ये चीज पता है कि भाई पीडियाट्रिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है। ठीक है, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होता है। अगर वो चीज नहीं करी जाती है तो जो सर्कुलेशन वगैरह है ब्लड का एंड ऑल्सो इंटरनल लेवल पे बॉडी की बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। तो अपने इतना साइंस में नहीं जाएंगे, बट ये चीज याद रखना है कि जो सबसे पहला ऐसा चीज है उसकी शुरुआत कहाँ पे करी गई थी, कर्नाटका में। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज अपने ने जानना है कि भाई कर्नाटका का जो पहला डेडिकेटेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसकी शुरुआत करी गई। ठीक है, कहाँ पर, इन मणिपाल बाय, सॉरी, उसको इट हैज बीन नेम्ड द होम अवे फ्रॉम होम सेंटर। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपसे पूछेगा कि भाई होम अवे फ्रॉम द होम सेंटर फॉलोइंग ऑप्शन में से किस चीज का नाम रखा गया है। ठीक है, जहां पे ये एक फैसिलिटी है, होम अवे फ्रॉम होम सेंटर, ये एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड करता है हाइजेनिक एंड कंट्रोल्ड रिकवरी फॉर चिल्ड्रन अंडरगोइंग बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो ये होने के बाद, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद उनको एक जगह पे भर्ती किया जाता है जहाँ पे हाइजेनिक चीजें रहें ताकि हॉस्पिटल अक्यूमुलेटेड डिजीज उनको ना हो। ठीक है, हैप ना हो, एंड देन ताकि वो आसानी से वहां पे जो है डेवलप कर सकें। अगला जो रहेगा, विच स्टेट लॉन्च्ड अ ट्रेनिंग ड्राइव टू रिवाइव दी ट्रेडिशनल बोमकई वीव इन मई 2026। इसका उत्तर आप देंगे, इसका उत्तर आप देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है एंड बहुत ज्यादा चर्चे में भी था यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को किसने करा हुआ है? क्या वो ओडिशा है, क्या वो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है या छत्तीसगढ़ होता है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोमकई जो वीविंग टेक्निक है वो टेक्निक होता है ओडिशा का। ठीक है, वो टेक्निक होता है ओडिशा का और ओडिशा के अंदर इस टेक्निक को बचाने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, ये बोमकई टेक्निक क्या होता है, ये कहाँ पर होता है, ये गजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा के अंदर होता है और इससे क्या चीज करी जाती है, ये एक वीविंग टेक्निक है। मतलब जो कॉटन के प्रोडक्ट होते हैं ना उसको वीव करके ये अच्छा खासा साड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। जैसे जैसे बांधनी जो है एक पर्टिकुलर प्रकार हो जाता है। ठीक है, देन पाटन पटोला गुजरात का प्रकार हो जाता है ऑन मेकिंग साड़ीज, पाटन पटोला। ऐसे ही ये भी एक प्रकार का साड़ी मेकिंग चीज है। अब ये याद रखना कि बोमकई वीविंग टेक्निक को जीआई टैग भी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, देन गुजरात का एक और चीज हो जाता है जरी वर्क, ZARI, जरी वर्क। ठीक है, देन कटाव काम, ये सब बहुत सारी ऐसे जो हैंडीक्राफ्ट की चीजें हैं ना वो होती है। ठीक है, नाउ अगला हो जाता है कि भाई इनमें से कौन से स्टेट्स हैं जिसने एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की शुरुआत करने का अप्रूवल दिया है। क्या वो महाराष्ट्र एंड कर्नाटका है,
क्या वो गुजरात एंड तमिलनाडु है, क्या वो आंध्र प्रदेश एंड केरला है, क्या वो राजस्थान एंड उड़ीसा होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ये चीज पता चलेगा मतलब कौन यहाँ पे देता होगा, तो अगर अपने इसके उत्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, मतलब एक ऐसा राज्य जिसने यहाँ पर कुछ तो भी यू नो एक ऐसा राज्य जिसने यहाँ पे इफेक्टिव लेवल पे स्टेट के अंदर कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करे हों जिससे वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो उस लेवल पे आपको क्या लगता है कि भाई कौन सा स्टेट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा उसने रिफॉर्म्स या फ्री या लिबरल जो लॉज है वो बनाए रहेंगे फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स। तो उस उद्देश्य से यहाँ पे आपको समझना है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटका नहीं होगा, आंध्र प्रदेश एंड केरला नहीं होगा, राजस्थान एंड ओडिशा नहीं होगा, उसका आंसर होगा गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो इन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है टू क्रिएट दिस। अब कहाँ पर लिया है, तो अहमदाबाद जो गुजरात है वो खुराज एरिया के इधर लिया गया है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर चीज को। वेरएज तमिलनाडु का क्लस्टर जो है वो कहां पर सेटअप होगा, दैट इज थूथुकुडी, ये याद रखना है। ठीक है, सो अब हाँ, इसके अंदर एक और चीज याद रखिए, अपना जो स्पेस प्रोग्राम है वो कौन चलाता है, इसरो। और इसरो जो है ये इस इसरो ने क्या किया है, इसने बहुत सारे ऐसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द स्पेस को शुरू करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत करी गई है ताकि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कोलैबोरेटर्स जो हैं वो अच्छा खासा काम कर सके। उसी में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है इन स्पेस, जो प्राइवेट और इसरो के बीच में, प्राइवेट स्पेस मैन्युफैक्चरर्स एंड इसरो के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके और इंडिया के स्पेस इंडस्ट्री को और ज्यादा बढ़ा सके। तो ये चीज याद रखना आपने। अगला जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ स्पेशल टास्क फोर्स टू कर्ब द गोदावरी pollution रिवर पोल्यूशन इन प्रिपरेशन फॉर द गोदावरी पुष्करन। अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि वो तेलंगाना में होगा, महाराष्ट्र में होगा, कर्नाटका में होगा या आंध्र प्रदेश में होगा। अब गोदावरी जो है कहाँ कहाँ से जाती है, कर्नाटका से तो जाती नहीं है ना, तो जो स्टेट से जाती होगी उसी ने ये चीज करा होगा। ठीक है, सो वो स्टेट कौन सी है, देखो गोदावरी की शुरुआत जो है महाराष्ट्र से होती है, लेकिन फिर वो गुजरते गुजरते एंड में कहाँ पे जाती है, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश से ही वो निकल के अरेबियन सी में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इस चीज की शुरुआत, दैट इज अ स्पेशल टास्क फोर्स टू कर्ब गोदावरी रिवर पोल्यूशन की शुरुआत किसने करी है, आंध्र प्रदेश ने करी हुई है। तो ये चीज आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाते हैं अपने कहाँ पे, मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पे। अब यहीं पर मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की अगर अपने बात करें, ठीक है, मीडियम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस में तो जो सबसे पहला सवाल है उसका उत्तर अभी आपको देना है। ठीक है, जो सबसे पहला सवाल है उसका उत्तर अभी आपको देना है। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, दैट विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द फर्स्ट रिवॉर्ड स्कीम फॉर द फॉरेस्ट फायर कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल स्कीम अंडर द फॉरेस्ट फायर एंड मैनेजमेंट 2026 स्ट्रैटेजी, क्या वो हिमाचल प्रदेश है, क्या वो सिक्किम है, क्या वो उत्तराखंड है, या क्या वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स कहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, ये चीज आपको देखना है कि भाई जाहिर सी बात है सिक्किम में इतना ज्यादा नहीं होता, ठंडी वगैरह बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है फॉरेस्ट लेकिन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, हिमाचल प्रदेश में भी है फॉरेस्ट लेकिन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो इट वाज उत्तराखंड जहाँ पे अपने को फॉरेस्ट फायर्स के थोड़े बहुत एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके वजह से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस चीज को स्टार्ट किया है ताकि फॉरेस्ट दैट इज हिमालयाज वगैरह को वहां पे प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसी के तहत क्या किया गया है कि एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव कैश रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे ऑफ अप टू, ये याद रखना, अप टू ₹1 लाख अलॉन्ग विद 75,000 एंड 51,000
are offered to individuals and teams for exceptional efforts in controlling and preventing forest fires. मतलब देख रहे हो आप फॉरेस्ट फायर्स को रोकने के लिए कितना ज्यादा स्टेप्स यहाँ पे लिया जा रहा है। अगला जो यहाँ पे आप सवाल देख रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी, ठीक है, दैट मैं थोड़ा साइड भी हट जाता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे पढ़ के इसका जो उत्तर है ना इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने प्रोजेक्ट जीरो को लॉन्च किया है एज अ जीरो टॉलरेंस एंटी करप्शन इनिशिएटिव इन मई 2026? कौन सा ऐसा स्टेट है? क्या वो कर्नाटका है, क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो केरला है, या क्या वो तेलंगाना है? तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट जीरो की अपने बात करें तो उसकी शुरुआत करने वाला जो स्टेट है दैट इज केरला, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट जीरो होता है ये एक्चुअल में है क्या? तो ये एक एंटी करप्शन इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत करी गई है, जहां पे कहा जा रहा है कि भाई हम जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे टुवर्ड्स ब्राइबरी एंड प्रमोटिंग, हम जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे टुवर्ड्स ब्राइबरी एंड उसके बदले हम प्रमोट करना चाहेंगे क्या कि इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो सरकार का काम होता है हम उसे प्रमोट करेंगे। यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा भाई? जाहिर सी बात है एंटी करप्शन है तो एंटी करप्शन ब्यूरो ही इसको इम्प्लीमेंट करेगा ना स्टेट का, तो वो एक चीज यहाँ पे करी गई है। तो ये याद रखना कि जीरो प्रोजेक्ट जो है उसको कौन शुरुआत किया। अगला जो है विच स्टेट पुलिस फोर्स वाज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर, ये चीज किसको दी गई थी इन द टाइम पीरियड ऑफ 2026 में, ठीक है। क्या वो नागालैंड को दिया गया था, क्या वो मेघालय या सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? अब ये याद रखना कि भाई हर एक स्टेट के पुलिस को, ठीक है, जब भी वो कोई एक्सेप्शनल वर्क करते हैं तो उस टाइम पीरियड पे प्रेसिडेंट जो हैं उनको एक पर्टिकुलर कलर से नवाजते हैं, ठीक है। और एंड देयर आर मेनी कलर्स, ठीक है, जिससे नवाजा जाता है। इट इज बेसिकली लाइक अ अवार्ड अकॉर्डिंग टू द वर्क जो उस पर्टिकुलर पुलिस ने किया होगा। तो ये इस टाइम पे दिया गया है किसको? सिक्किम को। अब सिक्किम पुलिस, जब अपन देखें कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैडम व्हेन शी हैड गॉन टू गैंगटॉक सिक्किम, ठीक है, उस टाइम पीरियड पे उन्होंने सिक्किम पुलिस को ये चीज से नवाजा था, ठीक है, दैट इज द पुलिस कलर अवार्ड। अब ये ऑनर जो है ना इट इज गिवन टू द हाईएस्ट रिकग्निशन टू एनी पुलिस फोर्स फॉर एक्सेप्शनल एंड मेरिटियस सर्विस, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिक्किम पुलिस की बात करी जा रही है जिसने अभी 125 ईयर्स खत्म किया है, ठीक है। अब सिक्किम एरिया के अंदर जो डायनेस्टी पहले रूल करती थी उसको अपने कहते हैं द चोगियल डायनेस्टी, ठीक है, चोगियल डायनेस्टी। एंड आजादी के बाद सिक्किम पहले से ही, आजादी के पहले से ही भारत का पार्ट नहीं है, लेकिन भारत के आजादी के बाद सिक्किम के रूलर्स ने भारत के सरकार के साथ अग्रीमेंट करा कि वो भारत के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ऑटोनॉमी के साथ। कुछ टाइम पीरियड तक वो ऑटोनॉमसली रूल किया वहां के प्रिंसली रूलर्स ने, डायनेस्टी ने। कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वो इंडियन गवर्नमेंट के पास था, लेकिन अंदर का लेवल सब ऑटोनॉमसली वो रूल कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद 1970s में सिक्किम के अंदर बहुत ज्यादा यूथ एंड जो लोग हैं वो लोग विद्रोह करने लग गए कि भाई डायनेस्टी को हटाओ, पूरी तरीके से भारत के साथ हमें इंटीग्रेट होना है, और तब जाके सिक्किम जो है भारत के साथ इंटीग्रेट हुआ। ये चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। अगला जो रहेगा विच स्टेट लॉन्च्ड द फार्म टू होम प्रोग्राम फॉर डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थ्रू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये याद रखना कि भाई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना जनरली अपना जो बजट है, अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है वो इन चीजों को बढ़ाने की बात करता है। क्योंकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं ना कि जो उस एरिया के फार्मर्स हैं, एक एरिया के फार्मर्स जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेल या उसको अक्यूमुलेट करके एक जगह सेल या बढ़ोतरी करवाने का जिम्मेदारी जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का होता है। मतलब ये कलेक्टिव वर्क है, ठीक है। सो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने फार्म टू होम की शुरुआत यहाँ पे करी, ठीक है, एज पर दी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कौन सा स्टेट है, ठीक है, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शन में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है एंड ओडिशा है। तो यहाँ पे उत्तर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी आंध्र प्रदेश, ये याद रखना, ठीक है। अब मैंने आपको वही बता ही दिया है कि भाई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं, ऑलराइट। सो आप या तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए
ऑलराइट, आइदर आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए एंड देन फिर अकॉर्डिंगली अपने क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली अपने आगे बढ़ेंगे। आई विल जस्ट ड्रिंक वाटर टिल देन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो रहेगा कि भाई विच स्टेट वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट फिफ्थ फुली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास इनिशिएटिव इन मई 2026? कौन सा है भाई, अब बता दो। ये तो अब बताना पड़ेगा क्योंकि ये अपन ने अभी जस्ट करा हुआ है। ठीक है, कौन सा है? क्या वो मिजोरम है, गोवा है, सिक्किम है या हिमाचल प्रदेश है? चारों के चारों स्टेट्स हैं फुली लिटरेट। ठीक है, लेकिन इनमें से पांचवा कौन सा है वो चीज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बस एक और स्टेट बचा है। ठीक है, त्रिपुरा। मतलब टोटल 5 स्टेट है इंडिया के, 5 स्टेट है इंडिया के अंदर जो फुली लिटरेट है, तो इट इज सिक्किम। ये चीज अपने को पता है, अभी जस्ट अपन ने देखा। तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश पहले फुली लिटरेट स्टेट थे, अब सिक्किम ने ज्वाइन किया अंडर दी उल्लास इनिशिएटिव। ठीक है, अगला जो है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड 3 करोड़ सोलर पावर प्लांट मैनेज्ड बाय वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप इन खम्मन डिस्ट्रिक्ट? अब देखो ये फैक्चुअल है। ऐसे वाले सवालों के लिए ना आपको जो हम क्लासेस के अंदर कर रहे हैं, आप बस वो चीज को भी याद रख लीजिए। ठीक है, एंड देन फिर उसको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा देन यू कैन वेरी वेल सॉल्व इट। तो भाई क्या वो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है या महाराष्ट्र है? तो इट इज गोइंग टू बी तेलंगाना। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी तेलंगाना। अब तेलंगाना के खम्मम डिस्ट्रिक्ट में ये चीज करा गया है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब मैं एक चीज बस बता देता हूँ आपको। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ये क्या होता है कि ये रूरल लेवल पे एक जो पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, या तो वो वुमेन का ग्रुप होगा या तो वो मेल ग्रुप होगा, जो लोग एक दूसरे को जानते रहेंगे, ये ग्रुप एक बनाया जाता है। और ये ग्रुप इसके लिए बनाया जाता है ताकि जो इंटरनल लेवल पे ये लोग क्या करते हैं कि खुद के रूल्स बनाते हैं कि हर एक को इतना इतना पैसा सेव करना है। एंड सेव करने के बाद अगर इनके ग्रुप में से किसी को पैसा चाहिए तो ये लोग उसे पैसा देते हैं। ये लोग किसी बाहर वाले को नहीं देंगे, बट ये लोग उस उन्हीं के ग्रुप लोगों को पैसा देंगे एंड रिटर्न, एंड बहुत कम मार्जिनल इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा देते हैं ताकि वो जो व्यक्ति है वो कुछ वहां पे ग्रोथ करवा सके, या तो बिजनेस या तो कोई दूसरी चीज। ठीक है, तो मैं बस एक शब्द आपको बोलूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रूरल लेवल पे लोगों को लिटरेट बनाने का, फाइनेंशियली लिटरेट बनाने का, एंड रूरल लेवल पे डेवलपमेंट करवाने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक चीज याद रखना आप। ठीक है, अगला जो रहेगा कि भाई विच स्टेट लॉन्च अ 236 करोड़ मिशन क्वीन पाइनएप्पल, मिशन क्वीन पाइनएप्पल टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन इकोसिस्टम फॉर द जीआई टैग्ड क्वीन पाइनएप्पल? ये किसने किया? ठीक है, ये चीज किसने किया, ये चीज बताइएगा इस, कमान, ये चीज बताइए। क्या क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या होगा? क्या लग रहा है इसका आंसर? ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा, अब यहाँ पे देखिए क्वीन पाइनएप्पल, इसका कुछ लॉजिक भी नहीं बैठेगा आपको, मतलब इसमें अपने को पता ही होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा याद रखना। तो त्रिपुरा जो है, मैं ये पढ़ लेता हूँ आपके लिए। त्रिपुरा जो है इसने अभी 236 करोड़ का मिशन क्वीन पाइनएप्पल लॉन्च किया। कब? मई 27 2026 में, इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, ये याद रखना है, एग्जाम आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है एम डोनर का। एम डोनर मतलब NER मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये जो इनिशिएटिव है दैट इज क्वीन पाइनएप्पल का, ये 3 ईयर का रोड मैप है 2026 से लेके 2028 तक, जिसके अंदर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग किया जाएगा किसका? क्वीन पाइनएप्पल का। एंड क्वीन पाइनएप्पल क्या है? इट इज अ हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका एक हब बनाया जाएगा कहां पर? अगरतला एयरपोर्ट के इधर। एंड ठीक है, तो बाकी सब वही है, नॉर्मल है कि भाई प्रमोट करना है। ठीक है, अगला जो रहेगा कि इन विच इंडियन स्टेट डिड द मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज प्रगति 2026 कमेंस इन मई 2026? तो ये कौन से स्टेट में हुआ प्रगति?
ठीक है, ये एक मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किया गया था नॉर्थ ईस्ट के ही एक स्टेट में, ठीक है, जहां पर अगर ह्यूमैनिटेरियन या कोई इमरजेंसी आई तो उसके लिए ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस करे गए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे। ठीक है, तो क्या लगता है आपको? सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? मेघालय, असम। असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो मेघालय के अंदर ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करा गया था, ठीक है, जहां पे अब मल्टीलैटरल मतलब ये याद रखना कि मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारे पार्टीज इसके अंदर होते हैं। देखो, यूनिलैटरल मतलब एक पार्टी, बायलैटरल मतलब दो पार्टी, ट्राइलैटरल मतलब थ्री पार्टी और मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारे पार्टीज हो जाएंगे जो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सरसाइज था प्रगति, ये 2 हफ्ते का बड़ा एक्सरसाइज था जिसके अंदर काम क्या किया गया, मतलब जो भी इमरजेंसी चीजें थी, दैट इज इंसर्जेंसी या जो नक्सलाइट या टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म, ये सब वाले जो मिलिट्री मूवमेंट, मिलिट्री प्रोटेक्शन वाली एक्सरसाइजेज है ना, वो चीज करी गई थी, दैट इज काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस करे गए थे इन माउंटेनियस एंड जंगल टेरेन। A total of 12 friendly foreign nations, including Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia, they were participating in this। ठीक है, तो ये याद रखना, जहां पर हमने भारत के अंदर ही बनाए गए जो इक्विपमेंट्स है उसका भी प्रदर्शन किया है। ठीक है, सो ये चीज हमारी हो गई जिसके अंदर हमने मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए इन हाई प्रोबेबिलिटी एंड मीडियम प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स। अब जो लास्ट एस्पेक्ट यहाँ पे अपना आता है, दैट इज गोइंग टू बी एक पर्टिकुलर स्टेट का जो स्टैटिक कंटेंट है उसे अपने क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभार एक आध सवाल या दो सवाल जो है वो ऐसे ही स्टैटिक कंटेंट कोई भी स्टेट का पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए ये चीज जो है ना, ये भी मैंने इंक्लूड करा हुआ है ताकि आप लोगों का कुछ भी स्टैटिक कंटेंट में भी स्टेट का बचा ना रहे। तो उस चीज को अपने क्या करेंगे, यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो इसका दैट इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? बहुत इजी सवाल है कि भाई कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो क्या होगा? भोपाल होगा, जबलपुर होगा, इंदौर होगा, ग्वालियर होगा। यहाँ पे वेरी 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 सिंपल है ये, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? भोपाल। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था ये। मतलब बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पे वो सोचते रहेंगे यार क्या होगा, इंदौर भी इंपॉर्टेंट है, भोपाल भी इंपॉर्टेंट है। अब इंदौर से याद आया मेरे को कि इंदौर जो है ये स्वच्छ भारत मिशन का जो रैंकिंग है वो कंटिन्यूअस लेवल पे फर्स्ट रैंक आते ही जा रहा है। ठीक है, एंड इंदौर के बाद सूरत आता है जो कि गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पे इसका जो कैपिटल है, इट इज गोइंग टू बी व्हाट? भोपाल। भोपाल को एक नाम से जाना जाता है, दैट इज द सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला जो है, विच एनिमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश? क्या वो बारहसिंगा है, क्या वो बंगाल टाइगर है, क्या वो ब्लैक बक है, या क्या वो इंडियन बाइसन है? ठीक है, तो ब्लैक बक तो होगा नहीं। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विथ मतलब ब्लैक बक जो है इट इज चिंकारा। ठीक है, मतलब आपने देखा रहेगा डियर जैसा होता है। बंगाल टाइगर जाहिर सी बात है बंगाल का है। ठीक है, या तो बारहसिंगा होगा या तो इंडियन बाइसन होगा। बाइसन मतलब गौर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या? बारहसिंगा। ठीक है, तो बारहसिंगा जो है ये स्वाम्प डियर है, ये भी एक डियर का प्रकार है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये याद रखना कि भाई कान्हा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? इट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इनमें से कौन सा रिवर जो है इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब जिसके बगैर मध्य प्रदेश जो है ना कहीं हॉल्ट हो जाएगा। तो इनमें से लाइफलाइन क्या है? तो चंबल नदी है, बेतवा है, सोन है या नर्मदा है? अब देखो लाइफलाइन जब भी अपन बोलते हैं मतलब वो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा होगा। तो वो जो बड़ा होगा, तो इन चारों नदियों में से कौन सा आपको लग रहा है कि भाई वो सबसे बड़ा होगा? तो इन चारों नदियों में से आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नर्मदा। एंड नर्मदा जो है वो एमपी से ही निकलती है। मेजोरिटी ऑफ द रिवर फ्लोज इन एमपी। ठीक है, तो यहाँ पे द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश इज वॉट? नर्मदा। ठीक है, अब नर्मदा नदी पे ही सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है गुजरात के अंदर, तो वो चीज भी याद रखना। नाउ which city hosted the ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग? ठीक है, जो रिसेंट लेवल पे आपको आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये चीज कहाँ पे शुरुआत करी गई थी? क्या वो भोपाल में, क्या वो ग्वालियर में, क्या वो इंदौर में, या क्या वो जबलपुर में हुआ था?
तो अब देखिए यहाँ पर जाहिर सी बात है, ब्रिक्स एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग, मतलब एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग हो रहा है। और ये अंतरराष्ट्रीय मीटिंग कहाँ पर होगा? कोई इंपॉर्टेंट शहर में ही होगा, ऑल्दो सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर आप एलिमिनेट करना चाहो तो जबलपुर आप पहले एलिमिनेट करोगे, क्योंकि शायद लॉजिकली अगर आप सोचो तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज कोई एरिया के अंदर घटित हो रही है तो कभी ना कभी तो आपने सुना होगा। बट जबलपुर का नाम आपने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में नहीं सुना है कि भाई इंपॉर्टेंट चीज वहां पे होस्ट किया गया हो, तो जबलपुर आप एलिमिनेट कर सकते हो। इसके अलावा इंदौर हो गया, ग्वालियर भी आपने इतना नहीं सुना रहेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट ग्वालियर में कंडक्ट किया गया हो। तो या तो भोपाल या तो इंदौर, तो दो बच जाते, तो उनमें से ही आपको दो में से एक चुनना है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? इट विल बी इंदौर, ठीक है। तो ये ब्रिक्स का मीटिंग जो है यहाँ पे किया गया था। अब इनमें से कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, भारत के अंदर बहुत सारे सन टेम्पल्स है, और उनमें से एक सन टेम्पल जो है वो गुजरात के अंदर भी है, ठीक है। दैट इज देन एलिफेंटा केव जो है महाराष्ट्र में, हम्पी जो है कर्नाटका में। तो बच गया कौन सा? खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अब ये जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, इसको बनाया था हिस्टोरिकली एक पर्टिकुलर डायनेस्टी ने, जिसको अपने कहते हैं द चंडेल रूलर्स, ठीक है। चंडेल रूलर्स या चंडेल डायनेस्टी, ठीक है। सो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला जो है, विच टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर बारहसिंगा कंजर्वेशन। अभी जस्ट अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। सो कौन सा था वो? इट इज गोइंग टू बी कान्हा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया ना कि वो जब बारहसिंगा की अपने बात कर रहे थे, स्वैम्प डियर की बात कर रहे थे, तो कान्हा नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था। तो कान्हा नेशनल पार्क ये बारहसिंगा के लिए होता है, ठीक है। तो गाइज ये रहेगा हमारा ये पर्टिकुलर सेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज, मोर देन 30 एमसीक्यूज हमने करे हैं, मोर देन 30, जो रिसेंट करंट अफेयर्स में हुए हैं। तो अगर आप ये एमसीक्यूज कर रहे हैं और अगर आपको ऑप्शंस याद हैं, तो अगर आपका एग्जामिनेशन एक दो महीने बाद भी आ रहा है ना, तो आप उसको इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो उन एमसीक्यूज को, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करें? कमेंट में कर दें, एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेक इट अप, ठीक है। एंड जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, उसको आप अपने लेवल पे इसको मॉक टेस्ट जैसा भी लीजिए, कि आप साइमल्टेनियसली आप कमेंट्स करते जा रहे हैं, एंड देन आपको आंसर्स जो है वो पता चलते, मतलब फिर पता चलेगा कि नहीं, अच्छा ठीक है, अपने राइट ट्रैक में है या नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ आई विल एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। जितने आपके दोस्त हैं वो लोग भी एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग का भी प्रिपरेशन जो है बहुत इफेक्टिव हो जाए। तो इतना ही अपने रखेंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।